जय हिंद एवरीवन। फटाक से पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ, चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आज के इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न गणित के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। 50 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि 50 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और जितने लोग भी उल्टा सीधा कमेंट करते हैं ना भाई, उल्टा सीधा कमेंट ना किया करो। हमारे कुछ साथी हैं जो कमेंट करके आपस में ही लड़ाई झगड़ा कर ले रहे हैं, तो काहे ऐसा करते हो यार। यहाँ मैं कोई प्रश्न बताता हूँ, उसका आंसर आप लोगों को बताना चाहिए। इस तरह से ना करो, ठीक है ना, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करो। पहला प्रश्न है, क्रिकेट एशिया कप पहली बार कब खेला गया था? 1983, 1985, 1984 और 1988। तो क्रिकेट एशिया कप पहली बार कब खेला गया था? इसका राइट आंसर 1984 हो जाएगा, ठीक है ना। 1984 इज राइट आंसर। अगर पूछेगा कि क्रिकेट एशिया कप का स्थापना कब हुआ, तो क्रिकेट एशिया कप का स्थापना 1983 में हुआ था, ठीक है ना। क्रिकेट एशिया कप का स्थापना 1983 में हुआ था और क्रिकेट एशिया कप कब खेला गया था? तो 1984 में खेला गया था। सभी प्रश्नों को आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाना, संडे के दिन इन सब का मैं रिवीजन कराऊंगा, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, आजादी के बाद भारत की पहली जनगणना कब हुई? प्रश्न को समझने का कोशिश करना है। यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि पहली बार जनगणना कब हुई, ये बोल रहा है कि आजादी के बाद, जब हमारा देश आजाद हो गया उसके बाद से भारत की पहली जनगणना कब हुई, ठीक है ना। 1950, 1951 और 1952 और 1872 है। तो इसका राइट आंसर 1951 हो जाएगा। 1951 इज राइट आंसर। आजादी के बाद भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो आजादी के बाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, ठीक है ना। और पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासन काल में, ठीक है ना। देखो प्रश्न फर्क है, ये नहीं बोलना कि मतलब ये नहीं कि आजादी के बाद भारत की पहली जनगणना कब हुई। तो कुछ लोग बोलेंगे कि 1872 में हुई, नहीं मेरे भाई, आजादी के बाद 1951 में हुई, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई खेलों में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ठीक है ना। एशियाई खेलों में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? गोल्ड मेडल का बात किया जा रहा है, पूरे मेडल का बात नहीं किया जा रहा है, गोल्ड मेडल का बात किया जा रहा है। एशियाई खेलों में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 25, 26, 28 और 24 है। तो इसका राइट आंसर 28 हो जाएगा, ठीक है ना। 28 इज राइट आंसर। जो गोल्ड मेडल है वो 28 जीते हैं। और पूरा कितना पदक आया है? तो 107 पदक आया है, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कामायनी की रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास और बाणभट्ट। तो इसका राइट आंसर जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर। कामायनी की रचना किसने की? तो कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने की, ठीक है ना। कामायनी की रचना किसने की? तो कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने की। एक एक प्रश्न को चुन चुन के आप लोग को याद करना है। पेपर में ये प्रश्न अगर आए ना तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखो और अभी से पढ़ाई करते रहो। एक समय ऐसा आएगा ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत सारा प्रश्न आपको याद हो गया रहेगा। और सिर्फ इंडियन आर्मी के पेपर में ही सारा प्रश्न नहीं काम आएगा। आप पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी भर्ती देखने जाओगे, चाहे आसाम राइफल का, चाहे आईटीबीपी का, चाहे बीएसएफ का, तो इसमें से काफी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने की। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग, वाशिंगटन, पेरिस और नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर वाशिंगटन हो जाएगा। वाशिंगटन इज राइट आंसर। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है, ठीक है ना। अभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो द हेग में है। द हेग इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश मंत्रिमंडल। तो इसका राइट आंसर ब्रिटिश क्राउन हो जाएगा। ब्रिटिश क्राउन इज राइट आंसर। वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? तो वायसराय भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधित्व करता था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नगद मुद्रा के नोट
किस शहर में छपते हैं? भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं? नागपुर, नासिक, मुंबई और नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर नासिक हो जाएगा, नासिक इज राइट आंसर। भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं? तो भारतीय नगद मुद्रा का नोट नासिक में छपते हैं, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था? अकबर, हुमायूं, बाबर और शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अकबर हो जाएगा, अकबर इज राइट आंसर। फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहते हैं विधानसभा, लोकसभा, विधानसभा, नहीं, विधान परिषद, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर राज्यसभा हो जाएगा, राज्यसभा इज राइट आंसर। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? तो भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य में नहीं था? तक्षशिला, उज्जैन, मेवाड़ और पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर मेवाड़ हो जाएगा, मेवाड़ इज राइट आंसर। कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य में नहीं था? तो मेवाड़ अशोक के साम्राज्य में नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि LAN का पूरा नाम क्या होगा? LAN का पूरा नाम क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा, चांदी, तांबा और हीरा। तो इसका राइट आंसर हीरा हो जाएगा, हीरा इज राइट आंसर, ठीक है ना। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हीरा हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार, सरोद, शहनाई और बीड़ा। तो इसका राइट आंसर सरोद हो जाएगा, सरोद इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? राजकुमार, दादा साहेब फाल्के, आनंद कुमार और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दादा साहेब फाल्के हो जाएगा, दादा साहेब फाल्के इज राइट आंसर। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो वो दादा साहेब फाल्के थे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि USA का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल, फुटबॉल और हॉकी और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बेसबॉल हो जाएगा, बेसबॉल इज राइट आंसर, ठीक है ना। USA का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो USA का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। और जर्मनी का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये आप लोग को कमेंट में बताना है। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये भी आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि मिट्टी में पौधे उगाने के लिए क्या होना जरूरी है? मिट्टी में पौधे उगाने के लिए किसका होना जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। इसका राइट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन इज राइट आंसर। मिट्टी में पौधे उगाने के लिए नाइट्रोजन का होना जरूरी होता है। दूध में दही का जमना से होता है लैक्टोबैसिलस, खमीर, फफूंदी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आ जाता है? A, B, C और D। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आ जाता है? तो विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में रक्त आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर से पानी की कमी को कहते हैं, मानव शरीर से पानी की कमी को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, हाइड्रोशन और वाष्पोत्सर्जन और निर्जलीकरण। तो इसका राइट आंसर निर्जलीकरण हो जाएगा, निर्जलीकरण इज राइट आंसर। प्रश्न है पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, कमेंट में बताना, ठीक है ना। आज के कमेंट में सिर्फ इसी का आंसर आना चाहिए, धक्का मुक्की नहीं, गाली गलौज नहीं, उल्टा सीधा कमेंट नहीं करना है, ठीक है ना। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन कौन सा अंग करता है? यकृत, वृक्क, हृदय और फेफड़े। तो इसका राइट आंसर वृक्क हो जाएगा, वृक्क इज राइट आंसर। मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन कौन सा अंग करता है? तो मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन कौन सा अंग करता है? वृक्क करता है, ठीक है ना। मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन कौन सा अंग करता है? तो वृक्क करता है। नेक्स्ट प्रश्न है हवाई जहाज के उड़ान भरने के पीछे का सिद्धांत है, राइट, बर्नौली, वाटसन और क्यूरी। तो इसका राइट आंसर बर्नौली हो जाएगा, बर्नौली इज राइट आंसर। हवाई जहाज के उड़ान भरने के पीछे का सिद्धांत बर्नौली है। नेक्स्ट प्रश्न है एच आकार की ग्रंथि है,
पीयूष, थायराइड, हाइपोथैलेमस और थाइमस है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एच आकार की ग्रंथि है। इसका राइट आंसर थायराइड हो जाएगा। एच आकार की कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंडे के किस हिस्से में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है? अंडे का सफेद हिस्सा, अंडे की जर्दी और अंडे का छिलका, सभी भाग समान रूप से। तो इसका राइट आंसर अंडे की जर्दी हो जाएगा। अंडे की जर्दी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेटस, हीमोग्लोबिन। इसका राइट आंसर प्लेटलेटस हो जाएगा। प्लेटलेटस इज राइट आंसर। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है प्लेटलेटस सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में प्लेटलेटस सहायक होता है। और जो रक्त होता है वो लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बर्फ के टुकड़े को पानी में डालने पर उसकी पिघलने पर का तल है। बर्फ के टुकड़े को पानी में डालने पर उसकी पिघलने पर पानी का तल कैसा होता है? क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। त्वरण की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन और पास्कल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। त्वरण की इकाई क्या है? तो त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं? मांसपेशी से हड्डी को, मांसपेशी से मांसपेशी को, और मांसपेशी से चमड़ी को, और हड्डी से हड्डी को। तो इसका राइट आंसर हड्डी से हड्डी को हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं? तो हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं? हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि केले के छिलके पर पैर फिसलने का कारण है घर्षण कम, घर्षण अधिक, पृष्ठ तनाव और पृष्ठ तनाव अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर्षण कम, ठीक है ना। घर्षण कम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य विज्ञान का लास्ट प्रश्न है कि सबसे कम ज्वलनशील रेशा है नाइलॉन, टेरिलीन, बैकेलाइट और टेफ्लॉन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम ज्वलनशील रेशा कौन सा है? तो वो टेरिलीन है, ठीक है ना। टेरिलीन इज राइट आंसर। अभी आप लोग के 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के समाप्त हो चुके हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के समाप्त हो चुके हैं। देखे हो ना किस तरह से धुआं उड़ा दिए हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग जुड़ जाना, ठीक है ना। और अभी तक व्हाट्सअप चैनल में नहीं जुड़े हो तो भाई एनडीसी के नाम से व्हाट्सअप चैनल है, फटाक से जाओ और व्हाट्सअप चैनल में जुड़ जाओ। काफ़ी सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा तो आप लोग को व्हाट्सअप चैनल में मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो अभी बीसू सर आ रहे हैं मैथ का क्लास कराने के लिए, तो कॉपी और कलम लेकर बैठ जाओ और मैथ का क्लास करो। नंबर 31 आपका आता है यहाँ से मैथ्स का पोर्शन और फिर रीजनिंग का पोर्शन। आपका जो इंडियन आर्मी के अंदर एग्जाम आता है 15 क्वेश्चन जीके, 15 साइंस और 15 मैथ्स और 5 आपका आता है रीजनिंग का। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो आया मैथ्स वाले पोर्शन का, तो 31 क्या कहा? सरलीकरण का एक क्वेश्चन है कि 80 - 5 × 2 और -20। तो हमें इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन क्या है? 80 - 5 × 2 और -20। तो पहले बोर्ड मास के नियम के अनुसार करोगे क्या? आप इसको सोल्व करोगे और सबसे पहले गुना सोल्व करोगे। 5 को 2 से गुना किया भाई, 5 दूना 10, 80 - 5 दूना 10 और -20। अब 80 से 10 गया तो 70 बच गया, 80 से 10 को घटा लिया 70 बचा, और 70 से 20 माइनस किया तो 50 बचा, और 50 क्या है दोस्तों? बी ऑप्शन आपका सही है। बिल्कुल सिंपल से बहुत से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। देखो मैथ्स में मैं फिर बताता हूं आपको, मैथ्स के अंदर जो आता है 15 क्वेश्चन आपके हैं और 10, 3 और 2 का आपका कॉम्बिनेशन बनता है। 10 क्वेश्चन जो होते हैं आपके बड़े ही इजी होते हैं, जैसा कि इस तरह के क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आपका बढ़ता है, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, और 2 क्वेश्चन हमारे बहुत ज्यादा लेवल बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें 10 और 3 को फोकस करना है। 10 और 3 को फोकस, यानी कि 10 और 3 13 को अगर हमने अच्छे से फोकस कर लिया तो इन 2 को चाहे आप करो या नहीं भी करो, तो इन 2 को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। पहले क्या करना? पहले 10 को फोकस करो। अगर 10 आप क्लियरली करने हैं तो फिर अगले 3 को फोकस करेंगे, और फिर 3 के बाद अगले नेक्स्ट 2 को फोकस करेंगे। तो पहले हमारा 13 क्वेश्चन अगर हमारे स्ट्रॉन्ग हो गए तो 13 दूनी 26। अगर आपने मैथ में
15 से 13 क्वेश्चन कर दिए तो आपको एग्जाम 100% आपका एग्जाम क्लियर होने के चांस बनेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 40 संख्याओं का औसत 50 है। क्या कहा? 40 संख्याओं का औसत 50 है। देखो औसत कितना है? 50। औसत लिख दिया 50 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, देखो औसत कितना 50 और प्रत्येक में क्या कर दिया जाए? प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए। जब प्रत्येक में 5 जोड़ा और 50 में 5 जोड़ दिया तो दोस्तों बना आपका आंसर 55। बस क्या करना है? डायरेक्ट संख्या में नहीं, औसत में जोड़ना है या औसत में ही घटा देना है। अगर घटाने को बोलता तो माइनस करते, तो अगर जोड़ने को बोला तो औसत में आप 5 जोड़ दो। 50 और 5 55। ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक स्कूल में देखो स्कूल है, स्कूल के अंदर क्या है? 65% बच्चे लड़के हैं। मतलब जो बच्चे टोटल है वो 100% हैं। स्कूल के अंदर 100% बच्चे हैं और उनमें से 65% क्या है? लड़के हैं। मतलब लड़कों की संख्या 65% है। जब 65 लड़के हैं तो लड़कियां आ गई, 100 में से 65 गया तो 35% आ गई लड़कियां। मतलब लड़कियों की संख्या लड़कियां आ गई 35%। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या कहा? लड़कियों की संख्या 175 है तो 35% का मान 175 और 1% का मान 175 का बटे 35। हमने 35% के बराबर क्यों किया? क्योंकि लड़कियों की संख्या दी हुई है तो इसलिए हमने इसके बराबर किया और 35 से 5 बार कटा तो 1% का मान 5 आया। और क्वेश्चन में पूछ लिया आपसे कि कुल विद्यार्थी कितने थे? 1% का मान 5 तो कुल विद्यार्थी थे 100%। तो कुल विद्यार्थी जब 1 का मान 5 आया तो 100 का मान 100 का 5 से गुणा कर दिया। तो 100 को जब आपने 5 से गुणा किया 100 गुणा 5 तो 100 पंजा 500। तो टोटल जो विद्यार्थी आ गए, टोटल विद्यार्थी 500 आ गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। x अनुपात 2/3 और समानुपात 3/5 और अनुपात 1/5। ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में आ चुका है। मैंने पहले भी 1-2 बार इस तरह का क्वेश्चन कराया और इस तरह के क्वेश्चन आपके बनने लगे अनुपात के अंदर। तो क्या करेंगे? बाहर की बाहर गुणा और अंदर की अंदर गुणा। तो x की वैल्यू निकालनी तो x गुणा 1/5 बराबर 2/3 और इसकी इससे गुणा किया 3/5। तो देखो 3 से 3 कट हो गया, 3 से 3 कट हो गया तो x गुणा 1/5 बचा। x गुणा 1/5 और बराबर 2 का बटे 5। x गुणा 1/5 बराबर 2 का बटे 5 और 5 से क्या हो गया? 5 कट गया तो x बराबर 2 आपका आंसर आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया? 2। तो ए ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। बाहर की बाहर गुणा और अंदर की अंदर x गुणा 1/5 बराबर 2/3 गुणा 3/5। 2/3 गुणा 3/5 तो x गुणा 1/5। 3 से 3 कट गया और 5 से 5 कट गया। देखो 3 से 3 और इस 5 से 5 कटा तो x बराबर 2। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राम और श्याम, क्या कहा? राम और श्याम 2 आदमी हैं, उनकी आयु का अनुपात 5:7 है। इसका मतलब ये वर्तमान में है। इन दोनों की आयु का अनुपात वर्तमान में है। और फिर क्या कहा क्वेश्चन में कि 10 वर्ष के बाद और 10 साल के बाद ये अनुपात 7:9 हो जाता है। राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:7 है और 10 साल के बाद 7:9 हो जाता है। तो अनुपात में आप खुद चेक करो, 5 और 7 में 2 का अंतर, 7 और 2 में 2 का अंतर। और 2 अंतर जो आया वो 10 के बराबर आया। 2 अंतर जो आया वो 10 के बराबर, 2 अंतर जो आया 10 के। तो 1 अनुपात का मान 10 का बटा 2 और 10 को 2 से काट लिया 5। तो 1 अनुपात का मान 5 आ गया। इसने पूछ लिया राम की आयु और राम के पास 5 अनुपात है तो राम की आयु पूछा और राम के पास वर्तमान में 5 तो 5 गुना 5 तो 5 पंजे 25। तो राम की आयु आ गई 25 वर्ष।
अगर क्वेश्चन में बोलता कि 10 वर्ष के बाद राम की आयु बताओ, तो 7 गुना 5 करते 7 पंजे 35 आती, तो इसका मतलब राम की आयु बताओ, तो इसका मतलब है राम की वर्तमान आयु हमें बतानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। राम और श्याम 5 और 7 दिया, 10 साल के बाद 7 और 9 आया, तो इसके 2 5 और 7 में 2 का अंतर आया, 7 और 9 में 2 का अंतर आया, और 2 बराबर 10 के 1 बराबर 10 का बटा 2, और 10 को 2 से काट दिया 5, तो एक अनुपात का मान आया 5, और राम के पास 5 अनुपात है, तो 5 पंजा 25। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 25, 73, 97 को भाग देने पर, वह बड़ी से बड़ी संख्या 25, 73, 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब इस क्वेश्चन का तरीके 2 हैं। सबसे बड़ी संख्या आप देख लो, सबसे बड़ी हमें दिखाई दी 24। अगर 24 से मैं इसको काटता हूं तो 24 एकम 24, एक शेष बच गया, 24 × 72, एक शेष बच गया, और 24 × 96, एक शेष बच गया। जब यानी कि 24 वो बड़ी से बड़ी संख्या है, और 24 क्या है दोस्तों आपका सही आंसर। अगर क्वेश्चन को आपको मेथड से करना है, अगर क्वेश्चन को देखो 6 से भी आता है वही, 6 × 24, एक शेष, 6 से 6 12 × 72, एक शेष, 6 से 16 × 96, 12 से भी वही एक शेष बचता है, लेकिन 6, 12 और 24 में बड़ी संख्या 24 है। दूसरा तरीका क्या है, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ले, 13 में से 5 गया 8, और 6 में से 2 4। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ले, 7 में से 3 गया 4, और 9 में से 7 गया 2, और पहली और लास्ट संख्या के बीच अंतर ले, 7 में से 5 गया 2, और 9 में से 2 गया 7। तो 48, 24 और 72 का अब आप क्या करें, 48, 24 और 72 का आप मैं से ले दें, 48, 24 और 72 का मैं से ले दें, तो 48 2 से काट दिया 24, 12, 2 से 36, 2 से काट दिया 12, 2 से 6, 2 से 18, फिर 2 से काट दिया 6, 2 से 3 और 2 से 9, फिर 3 से काट दिया 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब ये कटना बंद हो गया, तो यहीं पर आपको छोड़ दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। तो डी ऑप्शन क्या था दोस्तों आपका सही था। अब ये मेथड कर लें, चाहे आप ऑप्शन मेथड कर लें, डिपेंड आपके ऊपर है। ये इस तरह का एग्जाम आपका आ चुका है इंडियन आर्मी के एग्जाम में, ये आया था 19 जनवरी 2020 को आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या, देखो ये एक साइकिल का पहिया है, क्योंकि साइकिल का पहिया क्या गोल होता है, और इसकी त्रिज्या दे दी 14 मीटर, त्रिज्या 14 मीटर दे दी, और पूछ लिया साइकिल का पहिया 200 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो यानी कि जब भी साइकिल का पहिया दे तो इसकी पहले क्या निकालो, परिधि निकालो, और परिधि होता है आपका 2 पाई r, परिधि हुआ आपका 2 पाई r, और 2 गुना पाई का मान 22/7, 2 गुना पाई का मान 22/7, और r का मान 14, r का मान बना 14 मीटर, और 7 से ये कट गया, 7 दूना 14, 22 दूनी 44 दूनी 88 मीटर, 88 मीटर। इसका मतलब क्या है, एक चक्कर में जो चली गई दूरी है वो 88 मीटर है। और क्वेश्चन में पूछ लिया साइकिल का पहिया 200 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो 200 चक्कर में चली गई दूरी, या 200 चक्कर में तय की गई दूरी, तो क्या करो आप गुणा कर दीजिए किसकी, 88 का मतलब है एक चक्कर में चली दूरी, और 200 चक्कर में पूछ लिया, 88 गुना 200, तो 2 0, 2 8 16, और 2 8 16 और 1 17, 17,600 मीटर डिस्टेंस को क्या करेगा, कवर करेगा। परिधि 2 पाई r, 2 गुना 22/7, और 7 से 14 को 2 बार काट दिया, 22 चौदुनी 44 दूनी 88 मीटर आया परिधि, लेकिन इसने कहा 200 चक्कर में तय की गई दूरी, तो 88 गुना 200, तो 17,600 दोस्तों आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राम किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है और 90 रुपए अधिक में बेचता तो 30% का लाभ होता। मैंने इस क्वेश्चन में कहा था आपसे, इस वाले टाइप में जब बेसिक समझाया था तो बताया था जब भी लाभ और लाभ आ जाए तो क्या करना है, वहां घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। मतलब
30% लाभ एक होता है और 25 का लाभ एक, मतलब वैल्यू अगर 25% में, वस्तु अगर 25% में बेचता, लेकिन क्या क्या 25 में नहीं 30% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो 25 से 30 कितना बढ़ा? 5 बढ़ा, तो 25 से 30 को माइनस, 30 से 25 माइनस किया तो 5%, लेकिन कितना अधिक मिला? 90 रुपए अधिक मिला। कितना? 90 रुपए अधिक मिला। देखो पहले 25 मिला, 25 से 3% का लाभ, तो कितना लाभ बढ़ा? 5%, और पैसा बढ़ गया 90 रुपए, तो 5% का मान 90, तो 1% का मान 90 का बटा 5, और 5 से 5 एकम 5, 4 0, 5 8 40, तो 1% का मान 18 आ गया। और वस्तु का क्या पूछ लिया? क्रय मूल्य पूछ लिया, तो क्रय मूल्य हो गया 100%। जब 1% का मान 18, तो 100% का 18 का गुना किया 100 से, और 18 का 100 से गुना 18 और डबल 0, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है दोस्तों? सही आंसर है। लाभ 25% से बढ़कर 30% हो, 25 था 30 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया, आपको खुद दिख रहा है। तो कितना पैसा बढ़कर मिला? 90 रुपए। तो 25 30 और 25 का डिफरेंस 5, 5 बराबर 90, 1 90 का बटा 5, तो मतलब 18, 1% का मान 18, तो 100%, 18 का 100 से गुना 1800 आपका सही आंसर। कोई धन 4% की दर से 5 गुना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, इस क्वेश्चन को मैं बहुत बार कराता हूं क्योंकि ये आर्मी के एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन बन चुका है। कोई धन 4% की वार्षिक दर से 5 गुना कितने वर्ष में होगा? भाई ये साधारण ब्याज है, साधारण वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 गुना कितने वर्ष में होगा? मान लो 1 रुपया है, जब मैंने आपसे 1 लिया और देना पड़ गया 5 रुपए। मैंने लिया आपसे 1 रुपया और देना पड़ गया 5 रुपए, क्यों? 4 रुपए एक्स्ट्रा दिए। जो 4 रुपए मैंने एक्स्ट्रा दिया वो इसलिए दिया कि मुझे जब आपसे उधारा लिया तो वो आपको मुझे ब्याज देना पड़ गया। 1 रुपया लिया, देना पड़ गया 5, तो कितना एक्स्ट्रा? 4 दिया, और 4 ही क्या दिया? ब्याज दिया, और 4 रुपए दे दिया मैंने किस पर? 1 रुपए पर, और गुना 100। यहां तक तो बन गया ये लाभ हानि तक का क्वेश्चन। जैसे इसमें दर दी तो क्या बन गया आपका? साधारण ब्याज का क्वेश्चन बन गया बटा 4, और 4 से 4 कट गया, तो आंसर आ गया दोस्तों आपका 100। तो 100 आपका ऑप्शन सही है, 100 वर्ष। ऑप्शन डी क्या है आपका सही? 1 रुपया 5 हुआ, 4 ब्याज मिला, किस पर मिला? 1 पर, गुना 100 बटा 4, 4 से 4 कटा, तो 100%। आप फॉर्मूले से इसको कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोला दे दिया, अलग सा कंटेंट थोड़ा सा, अर्धगोले की त्रिज्या दे दी, अर्धगोला क्या? हाफ गोला। तो अर्धगोला की त्रिज्या दे दी, तो इसने कहा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, त्रिज्या दे दी इसकी 7 मीटर। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 गुना पाई का मान 22/7 और गुना आर का वैल्यू 7 मीटर, और स्क्वायर है तो 2 बार लिख दे आप, स्क्वायर है तो 2 बार लिखते हैं, और 7 से 1 कटा 7, और 22 दूनी 44, 44 का गुना 7 मीटर, 44 गुना 7 मीटर, और मीटर मीटर स्क्वायर बन गया। 44 का गुना 7 है, तो 7 चौक 28, और 7 चौक 28 और 2 30, मतलब 308 मीटर का स्क्वायर, 308। और बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। यहाँ मीटर दिया, यहाँ सेंटीमीटर दिया, तो आप चेंजिंग कर लें थोड़ा सा, ये मीटर में ही ऑप्शन है, ये सेंटीमीटर में ऑप्शन नहीं है, नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या बना अपना? 308 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर। देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 गुना पाई का मान 22/7 और गुना आर का मान 7 गुना 7, और क्या किया? 7 से 7 कटा, 22 दूनी 44, 44 का 7 से गुना 308 मीटर स्क्वायर, या फिर वर्ग मीटर आप बोल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक,
फिर कहा एक निश्चित छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है। देखो क्रय मूल्य क्या है 100%, क्रय मूल्य 100% है और इस पर क्या कर दिया अंकित जो कर दिया इसको अंकित मतलब लिख दिया इस पर कितना 150% लिख दिया। क्रय मूल्य है 100% और अंकित कर दिया इस पर 150% और फिर कह रहा है एक निश्चित छूट देने पर कोई इस अंकित मूल्य पर क्या किया छूट दी और 20% का लाभ हो गया। अब 20% का लाभ कैसे हुआ, जब 100 रुपए पर हमें लाभ हो गया किस पर क्रय मूल्य पर लाभ होगा और छूट मिलेगी अंकित मूल्य पर। जब लाभ हो गया जब 100 पर 20 का लाभ हुआ तो ये बन गया 120 और क्वेश्चन में बस यहीं से चेंजिंग आ गया और यहीं पूछ लिया कि छूट का प्रतिशत बताओ। देखो 150 लिखा हुआ था और 120 में सामान बेच दिया, आपको दिखाई दिया 150 से 120 तो 30 रुपया छोड़ दिया, 30 रुपया क्या कर दिया डिस्काउंट और 30 रुपया किस पर छोड़ दिया 150 रुपए। क्यों, क्योंकि अंकित मूल्य पर छूट देगा। 30 रुपया छोड़ दिया किस पर 150 पर और गुना किया 100%। 30 से 5 बार कट गया और 5 से ये कट गया 20 बार 5 गुना 10 20% का क्या किया छोड़ दिया, 20% का क्या किया डिस्काउंट। तो ऑप्शन ए क्या है आपका सही है। क्रय मूल्य 100 और अंकित कितना कर दिया भाई, ये टी शर्ट मान लो 100 रुपए की है और लिख दिया इस पर 150 रुपए। फिर क्या किया दुकानदार ने क्या किया इस पर 20 रुपए कमा लिए। 100 रुपए का जो सामान था जब 20 कमाए तो 120 हो गया। लिखा कितना था 150, सामान बेच दिया कितने में 120 में, तो 150 का सामान 120 में बेच दिया तो छोड़ कितने दिया उसने 30 और किस पर 150 पर गुना 100, 30 से 5 और 5 से 20% आपका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया तो घन का आयतन बताओ। देखो एक घन ऐसी आकृति होती है जैसे कि डाइस होती है जिससे आप लूडो खेलते हैं, ये घन वाली आकृति हो गई। ये क्या हो गया घन हो गया और घन में क्या कहा इसने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 384 वर्ग मीटर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 वर्ग मीटर और सूत्र होता है इसका 6a²। घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 6a² बराबर, ये हमारे अनुसार तो 6a² है और क्वेश्चन के अनुसार 384 है, 384 और a² बराबर 384 का बटा 6, 6 से काट दिया 6 6 36, 2 बचा 4 और 6 चौक 24, 64 आ गया और a बराबर रूट का 64 और 64 बन गया आपका 8 का, 64 बन गया 8 का और 8। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन फिर पढ़े ध्यान से, क्वेश्चन में इसका वैल्यू नहीं पूछी, भुजा नहीं पूछी, इसने पूछ लिया घन का आयतन। क्या पूछ लिया घन का आयतन, और घन का आयतन होता है भुजा की 3, घन का आयतन होता है दोस्तों भुजा की पावर 3, घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3 और भुजा दे दी हमारी 8 की पावर 3। मीटर में है तो 8 की पावर 3 मतलब 8 की पावर 3 8। जब 8 की पावर 3 किया तो 8 गुना 8 किया तो 512 घन मीटर। तो 512 घन मीटर, तो ऑप्शन बी क्या है दोस्तों आपका सही है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 384, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² बराबर 384, a² बराबर 384 का बटा 6, 384 को 6 से काट दिया 64 और a बराबर अंडर रूट 64, 64 हुआ 8 का और हमारी भुजा आ गई 8। लेकिन पूछ लिया आयतन, आयतन होता है भुजा की 3 तो 8 की पावर 3, 8 8 64 8 512 घन मीटर। आपका राइट आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक किसी काम को बार बार रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन एग्जाम में, ये मैं भी बार बार रिपीटेड करता हूं इसको क्योंकि यही डिजिट्स बिल्कुल जो कि तो एज इट इज आती है बहुत बार। एक काम को 10 दिन में और बी 15 में, तो पूछ लिया दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 10 और 15 का एलसीएम लिया 30, 10 और 15 का एलसीएम लिया 30 और 10 किया 30 और 15 दूनी 30।
यानी कि एक दिन का 3 काम करता है और बी करता है 2 काम, तो 5 काम हो गया 5, एक दिन के अंदर 5 काम हो गया और काम कराना है 30, तो 30 का बटा 5 और 30 को 5 से काट दिया। 6 दिन में क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन क्या है आपका सही है, 6 दिन में कार्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 35 दर्जन, देखो एक सप्ताह इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डिजिट चेंज हो रखी है, एक सप्ताह मतलब 7 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 35 दर्जन केले चाहिए। एक सप्ताह मतलब 7 दिन और 7 दिन में 35 दर्जन, तो एक दिन में देख लो, आप चेक कर लो, एक दिन में आपको केले चाहिए 35 का बटा 7 और 35 से 7 को काटा तो 5 दर्जन, यानी कि पर डे जो कैंटीन में केला लग रहा है वो 5 दर्जन लग रहे, और पूछ क्या लिया आपसे कि 60 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होती है, तो 60 दिन में केलों की आवश्यकता। तो एक दिन में जब 5 दर्जन हैं तो 60 दिन में 5 गुना 60 और 60 पंजा 300 दर्जन, 300 दर्जन केलों की आवश्यकता होगी। और 300 दर्जन तो आपका ऑप्शन में नहीं है, यहाँ तो केलों की संख्या दी, तो एक दर्जन में आपको खुद पता है 12 होते हैं। जब भी आपके मामा वगैरह कोई आते हैं तो एक दर्जन अगर केले लाए तो संख्या क्या होगी, 12 होगी। तो 300 को 12 से गुना कर लो आप, 300 गुना 12 डबल 0 और 12 दिया 36, तो 3600 केले, कितने 3600 केले। तो ऑप्शन बी क्या है दोस्तों आपका सही। एक सप्ताह 7 दिन में 35 दर्जन, तो एक दिन में 35 का बटा 7 तो 5 दर्जन, एक दिन में 5 दर्जन, तो इसने कहा 60 दिन, तो 5 गुना 60 मतलब 300 दर्जन लगे, और एक दर्जन में होते हैं 12, तो 300 गुना 12 तो मतलब 3600 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस 40 मिनट में 60 किलोमीटर जाती है या 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी आप बोल सकते हो। देखो 40 मिनट में कितना गया, 60 किलोमीटर, सॉरी 40 मिनट में 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं 60 किलोमीटर गई, तो एक मिनट में आप चेक कर ले कितना गया, एक मिनट में 60 का बटा 40 वो बस गए। और पूछ लिया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक घंटे का मतलब 60 मिनट में कितनी जाएगी, 60 मिनट में कितनी जाएगी, तो 60 का बटा 40 और गुना 60, 0 से 0 कट गया, 4 से 1 कट गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचा 0, 4 पंजा 15 और 15 का 6 से गुणा, 15 छिक्की 90, यानी कि उसकी जो चाल है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, या बोल सकते हैं आप 1 घंटे में वो बस जाएगी 90 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी क्या है दोस्तों आपका सही है। 40 मिनट में 60, तो 1 मिनट में 60 का बटा 40 और पूछ लिया 60 मिनट में, तो 60 का बटा 40 और गुना 60, 0 से 0, 4 से 15, 15 का 6 में गुना 90 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां से शुरुआत होती है आपकी रीजनिंग की। जो 15 क्वेश्चन थे आपके मैथ्स के थे, मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि 10, 3 और 2 का कॉम्बिनेशन बनता है। बहुत से बच्चे कमेंट में बोलते हैं कि सर क्या इतना आसान मैथ आएगा। आर्मी के लेवल पर आसान ही मैथ आता है, बहुत इजी लेवल आता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हम बहुत अच्छे से इसको नहीं पढ़ते, तभी हमें क्या होता है, बेसिक प्रॉब्लम हमारी होती है, तो इसलिए हम अच्छे से क्वेश्चन को नहीं लगा पाते। अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन लगाना है तो सारी की सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में पहले चैप्टर वाइज क्या करें, कंप्लीट करें, और फिर उसके बाद आप सेट लगाएं, फिर देखना आपको कितना आसान लगेगा। तो इसने कहा 10, 16, 21 और 25 एक सीरीज दी, हमेशा एक क्वेश्चन इस सीरीज का आता ही आता है। 10 से 16 गया, 16 से 21 और 21 से 25, तो नेक्स्ट पूछ लिया। देखो 10 में क्या किया, जुड़ गया 6, क्योंकि जुड़ती हुई सीरीज चल रही है। फिर क्या किया, 5 जुड़ गया, फिर क्या किया, 4 जुड़ गया, मतलब एक सीरीज जुड़ती हुई जा रही है। पहले 6, फिर 5, फिर 4, तो फिर 3 जोड़ दो, और 25 में 3 जोड़ दे तो 28 आपका आंसर, और 28 मतलब ए ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरुण आनंद का भाई है। देखो क्या कहा, अरुण जो है वो आनंद का भाई है, मतलब अरुण और आनंद क्या हैं, भाई हैं, दोनों के दोनों भाई हैं। सुषमा आनंद की माँ है, और सुषमा इस आनंद की कोई माँ है जिसका नाम क्या है, सुषमा। फिर नेक्स्ट लाइन का, प्रकाश सुषमा का पिताजी है। इस सुषमा का कोई पिताजी है जिसका नाम प्रकाश है,
सुषमा का कोई पिताजी है जिसका नाम प्रकाश है, तो प्रकाश अरुण का क्या लगता है, ये पूछ लिया। मतलब ये दोनों सुषमा के क्या हुए, लड़के हुए, अरुण और आनंद सुषमा के लड़के हुए। और ये अरुण जब आनंद की माता है तो अरुण की भी क्या हुई, माँ, और माँ का पिताजी, मतलब आप खुद चेक करो, आपकी मम्मी है और मम्मी का पिताजी आपका क्या लगा, नाना। तो ऑप्शन सी बी क्या है दोस्तों, आपका सही है, नाना आपका आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों तरफ से इधर से काउंट करते हैं तो इधर से 12वें स्थान पर एक वृक्ष है, अगर इधर से काउंट करें तब भी स्थान इसका कितना है, 12 है। इधर से दोनों साइड से अगर आप काउंट करें, इधर से काउंट करें तो इधर से भी 12, इधर से भी 12, तो पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लिया, 12 + 12, और क्या कर दिया, -1 कर दिया। अब -1 क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि वृक्ष जो 12वां वृक्ष है, इधर से भी काउंट हो रहा, उधर से भी काउंट हो रहा, तो 12 और 12 24, और 24 से -1 किया तो 23 आपका ऑप्शन। 23 मतलब सी ऑप्शन क्या है आपका सही है, यहाँ ए लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका क्या है दोस्तों, सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन आपको कहा है असम मानस अभ्यारण्य। असम के अंदर, असम लिख लो या असम लिख लो, असम के अंदर क्या मानस अभ्यारण्य है, तो आपसे पूछ लिया उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर कौन सा अभ्यारण्य है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। देखो असम में मानस भी है और दूसरा काजीरंगा फेमस है, और काजीरंगा आपके एग्जाम में बार बार आता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड, उत्तराखंड में आपका कौन सा अभ्यारण्य है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, या जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, घाना पक्षी विहार है। कमेंट सेक्शन में आप इस क्वेश्चन का आंसर दें कि आपका सही आंसर क्या है, या फिर आंसर बताएं गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, दुधवा कौन से राज्य में, जिम कार्बेट कौन से राज्य में, और घाना पक्षी विहार कौन से राज्य में। और आप खुद चेक करना, ये क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको टच करेगा जब आप आर्मी का एग्जाम दोगे। और हमारा कल का क्वेश्चन था ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, मैंने पूछ लिया था, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है उसका नाम है कैनबरा। बहुत से स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया, यानी कि वो क्या है, रेगुलर स्टडी पर लगे हुए, वो जो लास्ट तक क्वेश्चन को देख रहा है वो रेगुलर बना हुआ है, और जो रेगुलर बना हुआ है तो सिलेक्शन भी रेगुलर बनने वाला बच्चा ही लेगा। बहुत से बच्चे स्टार्टिंग में आए, क्लास की, कुछ क्लासेस करने के बाद कुछ दिन के बाद देख लिया कि रेगुलर वीडियो चल रही है और रोक दिया, अपना कम पढ़ना शुरू कर दिया। अगर आपको रेगुलर मतलब आपको अगर 100% सिलेक्शन चाहिए तो 100% जुट जाओ। कंटिन्यूअस हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, मतलब लगातार कठिन परिश्रम करते चले जाओ, वही आपकी सफलता की निशानी होगा। जैसे आप रनिंग में पहले कहीं टाइम, मतलब बहुत 1-2 साल तक लगातार तैयारी करते थे, ऐसे ही पढ़ाई में भी अब आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो हमारा आंसर था ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। और नेक्स्ट इसी के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, करते रहो रेगुलर तैयारी। जय हिंद दोस्तों।